हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है इस ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में। जैसा कि आपको विदित ही है, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कॉलेज शिक्षा विभाग के विषय के विशेषज्ञों के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक लेंगे और इस टॉपिक में हम राजस्थान की बृहत आर्थिक प्रवृत्तियों का क्या परिदृश्य है, क्या सिनेरियो है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित ही है कि पिछले 2 साल से कोविड-19 महामारी के चलते राजस्थान और भारत की तरह ही राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में पूर्ण लॉकडाउन, कभी आंशिक लॉकडाउन लगाना पड़ा। लाखों नागरिकों को घर में रहना पड़ा। उससे उनके व्यावसायिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। बहुत सारे लोगों को नौकरी का नुकसान उठाना पड़ा, बेरोजगार होना पड़ा और राज्य की आय में भी बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। राज्य को टैक्स के रूप में जो आय प्राप्त होती है वो भी कम प्राप्त हो पाई। इसके अलावा सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं पर भारी मात्रा में एक साथ पैसा खर्च करना पड़ा, क्योंकि महामारी की स्थिति बहुत खराब थी। विशेष रूप से द्वितीय जो फेज था इसका, उसमें बहुत जान माल का नुकसान हमको उठाना पड़ा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोविड महामारी की वजह से राजस्थान की अर्थव्यवस्था मंदी में धकेल दी गई या मंदी आ गई राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। पर 2020-21 के जो अग्रिम अनुमान है, अगर इसको हम देखें तो कृषि है, संबद्ध क्षेत्र है, बिजली है, गैस है, जलापूर्ति है, अन्य सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे सकारात्मक प्रगति हो रही है और हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था विकास की पटरी पर पुनः लौटने लगी है। सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया है और नवीन जो बजट आया है उसमें भी सरकार के द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था शीघ्र हम पुरानी गति को प्राप्त कर सकें, इसका प्रयास किया जा रहा है। यदि भी लॉकडाउन के बाद सभी क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश देखने को मिल रही है, सुधार देखने को मिल रहा है, फिर भी अगर हम 2020-21 के अग्रिम अनुमान देखें तो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में -7.73% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान में भी ये जो गिरावट है वो 6.21% रहने का अनुमान है। अगर हम बृहत आर्थिक समूह की बात करें तो राज्य का जो घरेलू उत्पाद है, राज्य के घरेलू उत्पाद अनुमान है, राज्य के उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जो प्रदर्शित करता है उसे बृहत आर्थिक समूह कह सकते हैं। यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए जो सूचकांक प्रयोग में लिए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा जो नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, निवेश के जो अवसर उपलब्ध किए जा रहे हैं, उसकी एक तस्वीर हम यहाँ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य का घरेलू उत्पाद है वो एक तरह से राज्य के आर्थिक विकास का प्रतिबिंब है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, पर एक बार उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि राज्य की स्थिति क्या है, किस स्थिति में राज्य है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आप देखिए, अगर हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आकार की बात करें तो 2020-21 में इसका आकार 5.58 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2020-21 के प्रचलित मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद देश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.92% रहने का अनुमान है और कोविड-19 महामारी के चलते राज्य की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट है वो 6.61% संभावित है। प्रचलित कीमत पर 2020-21 के लिए अगर हम देखें तो हमारे को जो सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होना है उसमें से कृषि क्षेत्र में से हमको 29.77% मिलने का अनुमान है। इसी प्रकार से उद्योग क्षेत्र से राज्य की आय का 24.80% मिलने का अनुमान है और सेवा क्षेत्र से हमको 45.43% अनुमान आय मिलने का अनुमान है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रचलित कीमत पर 2020-21 में हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,09,000
1,09,386 अप्रॉक्सीमेट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर स्थायी पूंजी निर्माण किसी भी अर्थव्यवस्था की भावी प्रगति का आधार पूंजी निर्माण की गति होती है। तो हम देखेंगे कि हाँ, अगर जो भी अर्थव्यवस्थाएं जहाँ पूंजी निर्माण की गति अधिक होती है वहाँ विकास की दर अधिक रहती है, जहाँ पूंजी निर्माण की दर कम रहती है वहाँ विकास की दर कम रहती है। तो इस आधार पर हम देखें तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजी निर्माण की दर 2019-20 में 27.2% रहने का अनुमान है। इसके अलावा प्रचलित कीमतों पर स्थायी 2019 में सामान्य थोक मूल्य सूचकांक हमारा 310.56 था, जो 2020 में 6.54% बढ़कर 330.86 हो गया है। यानी हमारे यहाँ महंगाई लगभग 6.5% की दर से बढ़ रही है। इसी प्रकार से आप देखिए कि राज्य का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2019 में 144.91 था, जो 2020 जो नवंबर माह का डाटा है उसमें ये भी लगभग 5.5% यानी 5.62% बढ़ गया और 153.6 हो गया। तो ये हमने एक देखा कि राज्य की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम राज्य का सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति क्या है। ये डाटा हमने आपको टेबल पे शो किया है। राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य एक वर्ष की अवधि में राजस्थान की सीमा में विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि और संबंध गतिविधियां हैं, द्वितीय क्षेत्र जो कि उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र है, और तृतीय क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को ही हम राज्य घरेलू उत्पाद की संज्ञा देते हैं। यानी राजस्थान की सीमा में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद की संज्ञा देते हैं। ये सकल घरेलू उत्पाद दो प्रकार से निकाला जाता है, एक स्थिर कीमत पर निकाला जाता है और एक वर्तमान कीमत पर निकाला जाता है। यहाँ देखिए आपने स्थिर कीमत दे रखी 2011-12। स्थिर कीमत से तात्पर्य जब हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं तो उसमें एक वर्ष विशेष की कीमतों को लेकर करते हैं, तो वह स्थिर कीमत पर होता है। जैसे 2011-12 में हमारे कृषिगत इनपुट का क्या रेट था, उद्योगों में क्या रेट थी, सेवाओं की क्या दशा थी, उनकी कीमतों को लेते हुए अगर हम अनुमान लगाते हैं तो वह स्थिर कीमत पर अनुमान होता है। यानी वर्तमान में जो भी उत्पादन हुआ उनको 2011-12 की कीमतों से गुणा करके अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं तो वह सकल घरेलू उत्पाद हमारा स्थिर कीमत पर माना जाता है। परंतु अगर हम वर्तमान उत्पादन को वर्तमान कीमतों से ही गुणा करते हैं तो ये सकल घरेलू उत्पाद आएगा, वो प्रचलित कीमतों पर आएगा। यानी इस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ कृषि क्षेत्र में, कितना औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, कितना सेवा क्षेत्र में हुआ, और इस वर्ष उनकी रेटें क्या हैं, कृषि के प्रोडक्ट की क्या रेटें हैं, औद्योगिक प्रोडक्ट की क्या रेटें हैं, और सेवा क्षेत्र में क्या सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, उससे गुणा करेंगे तो वह प्रचलित मूल्य पर आएगा। दोनों ही आधार पर निकाल कर ये जो स्थिति है, अगर हम स्थिर कीमत पर देखते हैं तो उससे वास्तव में ये पता चलता है कि वास्तव में वास्तविक स्थिति को बताता है कि वास्तव में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है अथवा नहीं बढ़ रहा है। जबकि प्रचलित कीमतों पर कई बार क्या होता है कि उत्पादन नहीं बढ़े पर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद हो सकता है बढ़ जाए, पर वास्तव में वह बढ़ा है या नहीं बढ़ा इसकी गारंटी नहीं है। तो यही कारण है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय दोनों ही स्थिति का आकलन किया जाता है। हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर, यानी प्रचलित कीमत जो ये दे रखी है, प्रचलित कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को ज्ञात करना है तो इस वर्ष के दौरान उत्पादित विभिन्न उत्पादकों को प्रचलित वर्तमान मूल्य से ही गुणा करके निकाला जाता है। यानी कितनी कृषि वस्तु में उत्पादन हुआ उसका मार्केट रेट क्या है, और उद्योगों में कितना उत्पादन हुआ उसकी मार्केट रेट क्या है, और सेवा क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ उसकी मार्केट रेट क्या है। इस आधार पर हम देखें तो 2019-20 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 9.58 करोड़ रुपए, ये देखिए आप 9.58 के आसपास है, क्योंकि 9.579 है तो
2020-21 में ये 9.58 लाख करोड़ है, क्योंकि ये सारी जो डाटा है वो करोड़ में दी हुई है, तो अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 9.58 लाख करोड़ रुपए, जो कि 2019-20 में आप देखें तो 9.99 लाख करोड़ की तुलना में कम है। आप देखेंगे 2019-20 में हमारे यहाँ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर थी 8.38%, जबकि वर्तमान में 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 4.11% की गिरावट देखने को हमको मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम स्थिर कीमत पर देखें तो स्थिर कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 2019-20 में 6.88 लाख करोड़ था, जो कि 2020-21 में घटकर 6.43 लाख करोड़ हो गया, घट गया है। यानी पहले जो इसमें ग्रोथ रेट थी वो 5.03% थी, जो इस वर्ष घटकर -6.61% हो गई है। तो ये स्थिति हमारे को बताती है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कमी का रुख है। सकल घरेलू उत्पाद जो स्थिर कीमत है उसकी हमने बात की, तो ये स्थिति दिखा रहा है। अब आप देखिए, अगर राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद है उसको हम भारत के सकल घरेलू उत्पाद से तुलना करें, प्रचलित कीमतों की बात करें, ये प्रचलित कीमतों की बात करें तो देखिए 2020-21 में हमारे यहाँ पर 4.92% पूरे भारत का रहने का अनुमान है। ये देखिए 4.92%। प्रचलित कीमत पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अखिल भारतीय घरेलू उत्पाद का 4.92% है। राजस्थान का अखिल भारतीय स्तर पर जो प्रतिशत है, ये देखिए तालिका में शो किया हुआ है कि यहाँ जो राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद है 2015-16 में ये जो था वो था 6.81 लाख करोड़, जबकि भारत का था ये 137 लाख करोड़ के आसपास था। या हम इसको यूं करें, करोड़ रुपए में देखें तो 2015-16 में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद था 6,81,482 करोड़, जबकि पूरे भारत का था 1,37,71,874 करोड़। इस प्रकार से पूरे भारत का 4.95% जो आय थी वो राज्य को प्राप्त हो रही थी। 2020-21 में देखें तो राजस्थान का ये जो है वो पूरे भारत का करीब 4.92% है। ये स्थिति बताती है। अगर हम इसको देखें तो राजस्थान की अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो राजस्थान की जनसंख्या लगभग 5.65 करोड़, पूरे भारत की 5.65% जनसंख्या यहाँ रहती है, और पूरे भारत का क्षेत्रफल हमारे पास 10.2% है। तो उन दोनों की दृष्टि को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पूरे भारत की तुलना में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद कम है, क्योंकि ये लगभग देखिए आप 5% से लगातार नीचे रहा है। 4.9%, 4.94, 4.85, 4.92, यानी 5% से नीचे रहा है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भी ये कम है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन पूरे भारत की 5.65% है, और अगर हम एरिया की दृष्टि से देखें तब भी ये राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद पूरे भारत की तुलना में हम कह सकते हैं कम है। इसके बाद देखिए, अगर हम स्थिर कीमतों पर इसकी तुलना करते हैं, स्थिर कीमत पर देखते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद जो है स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटाकर अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमत पर, और ये सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमत पर, और ये आप देखेंगे एक और शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। स्थिर कीमत की बात करें तो स्थिर कीमत पर हम देखेंगे तो ये लगभग 4.95% से 4.79% तक पूरे भारत में रहा है। स्थिर कीमत पर 2020-21 में देखें तो अखिल भारतीय स्तर पर इसमें कमी होने की संभावना, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, माइनस का 7.73% रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान में -6.61% रहने का अनुमान है। इसके अलावा देखिए अगली बात आती है शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। जब सकल घरेलू उत्पाद है, उस सकल घरेलू उत्पाद में से घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। यानी पूंजीगत उपभोग
जितना भी सकल घरेलू उत्पाद है उससे पूंजीगत उपभोग को घटा देते हैं तो शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है। जैसे उसको आप यूँ समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हुआ, मान लीजिए वो हुआ 10 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ, पर इस उत्पादन की वजह से 1 लाख करोड़ का हमको हमारी मशीनें घिस गई है या हमारी मशीनें अप्रचलन में चली गई है, उनकी तकनीक खराब हो गई है, वो कबाड़ लायक हो गई है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होगा वो हम 9 लाख करोड़ ही कहेंगे। यानी शुद्ध निकालने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आता है। और ये जो घिसावट व्यय है, ये घिसावट व्यय तकनीकी परिवर्तन की वजह से कुछ मशीनें खराब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, प्रचलन में नहीं रहती है, उसकी वजह से हो सकती है। मशीनों में टूट फूट हो जाए, उसकी वजह से हो सकती है। फैक्ट्री में हड़ताल आदि के होने की वजह से तोड़फोड़ श्रमिकों के द्वारा कर दी जाए, उसकी वजह से भी घिसावट व्यय हो सकती है। कई प्रकार के इसके कारण हैं। तो देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद को हम 2011-12 की उसमें देखें तो 2020-21 में हमारे यहाँ राजस्थान में 5.70 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, जो कि 2019-20 के 6.10 लाख करोड़ की तुलना में कम है। जो ये बताता है कि इस दृष्टि से जहाँ 2019-20 में हमको सकल घरेलू उत्पाद में 5.12% की वृद्धि हुई थी, वहीं 2020-21 में ये 6.58% कम होने की संभावना है। इसी प्रकार से अगर हम अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो ये अखिल भारतीय स्तर पर ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको प्रचलित कीमत पर देखें तो प्रचलित कीमत पर 2020-21 में हमारे यहाँ जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो 8.63 देखिए 8.63 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि 2019-20 में ये 8.99 लाख करोड़ था। तो देखिए, पहले ये इसमें ग्रोथ रेट थी 8.45%, जबकि इस बार इसमें गिरावट होने की संभावना है 4.06%। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ जो सकल घरेलू उत्पाद है वह भी 19-20 में उसमें गिरावट की स्थिति देखने को मिल रही है। अगर हम अनुमान की बात करें सकल घरेलू उत्पाद में, अगर सकल राज्य मूल्यवर्धन हम जीडीपी की बात करें तो देखिए हमने देखिए 2011-12 में जो बेसिक मूल्य है उसमें 2019-20 में 6.40 लाख करोड़ की तुलना में 2020-21 में 6.01 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। यानी 2019-20 में हमारी ग्रोथ रेट रही थी 4.90%, उसकी तुलना में 2020-21 में 6.11% की गिरावट हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रवार, बात करते हैं कि बुनियादी मूल्य में स्थिर, यानी 2011-12 के जो मूल्य है, 2011-12 के बुनियादी मूल्य है, उसमें क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्यवर्धन की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम एक चर्चा करते हैं। तो देखिए, कृषि क्षेत्र है, फसल है, पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्य क्षेत्र, इन सभी को सम्मिलित करते हैं। तो 2011-12 में इनका योगदान जो था वो आप देखिए, इनका योगदान था लगभग 2020-21 में यह 29.45%, जबकि इससे पहले 11-12 में यह था 28.56% था। इससे तो ये देखिए, ये स्थिति है 2011-12 की जो स्थिति 2011-12 के हिसाब से 2020-21 में ये 29.45% जो हिस्सा है वो कृषि क्षेत्र से है, जबकि 2015-16 में इसका 25.88% हिस्सा था। उद्योग की बात करें तो 2015-16 में 33.29% हिस्सा था, वो देखिए अब गिर कर उद्योग का क्षेत्र रह गया 28.15%। जबकि सेवा क्षेत्र की हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में पहले 40% भाग था, जबकि वर्तमान में 42.40% है, और इससे पहले वाले में तो ये 44.70% था। तो इस आधार पर आप देखिए कि क्या हो रहा है, राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग
धीरे धीरे लगभग पहले स्थिर था, देखिए 25 है, 25 के बाद 26 हुआ, 26 के बाद 25 हुआ, 25 और 26 अभी 29 हुआ। यानी कोरोना काल की वजह से राष्ट्रीय में राज्य आय में कृषि का भाग थोड़ा बढ़ा है, पर औद्योगिक भाग देखिए 33 से 32, 32 से 29, 29 से 28 और ये गिर रहा है, और जबकि सेवा क्षेत्र का भाग लगातार बढ़ रहा है। तो ये एक अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संकेत है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कृषि और उद्योगों के क्षेत्र से धीरे धीरे शिफ्ट होकर सेवा क्षेत्र की ओर जा रही है। अगर हम विभिन्न, ये देखिए ये एक बुनियादी कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर स्थिति बता रखी है कि कृषि 28.56 से 29.45 पर आई है। उद्योग जो आपका है, उद्योग आपका 32.69 से 28.5 पर है, और सेवा क्षेत्र पहले 38.75 था जो अब बढ़कर हो गया 42.40%। अब देखिए क्षेत्रवार वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो कृषि में वृद्धि दर 2016-17 में 8.72% रही है। 2017-18 में अकाल और सूखे के चलते कृषि में विकास की दर गिरी है, -0.09% रही है। उसके बाद देखिए 5.04% रही है, और वर्तमान में 2020-21 में कृषि में विकास दर हमारी 3.45% रहने का अनुमान है। औद्योगिक विकास की दर भी देखिए फ्लक्चुएट हुई है, 6% से 2% पे गई है, और यहाँ 2018-19 में -6.28% रही है। वर्तमान में इस साल भी ये माइनस रहने वाली है। 2019-20 में भी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं रही, 1.61% रही है। सेवा क्षेत्र में पहले 5.35% का ग्रोथ था, और इस साल सेवा क्षेत्र में भी 10.95% गिरावट का अनुमान है, जो ये बताता है कि राज्य में विभिन्न सेक्टर है, चाहे वो होटल है, रेस्टोरेंट है, परिवहन है, भंडार है, संचार है, वित्तीय सेवाएं हैं, स्थावर संपदा है, गृह स्वामित्व है, पेशेवर सेवा है, लोक प्रशासन, रेलवे, इन सभी सेवाओं में लोगों को रोजगार पहले की तुलना में कम मिल रहा है। और औद्योगिक क्षेत्र की बात करें हम तो खनन है, विनिर्माण है, विद्युत क्षेत्र है, जलापूर्ति, जन उपयोगी सेवा, इन सब में 2011-12 में 32.69% अनुमान था, जो कि 32.69% था, जो कि अब घटकर 28.15% रह गया है। तो ये सेवा क्षेत्र जो है उस औद्योगिक क्षेत्र का देखिए 32.60 से रह गया। तो एक अलग स्थिति, एक पिक्चर बता रही है कि जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर शिफ्ट होती चली जा रही है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें, किसी भी जो राज्य है उसकी आर्थिक स्थिति है, उसका अगर हमको आकलन करना है तो वह प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक पिक्चर प्रदान करता है जिसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि राज्य की स्थिति पूरे भारत के लोगों की तुलना में अच्छी है या खराब है। तो यहाँ देखिए 2015-16 में आप देखेंगे कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय 68,565 थी, जब जो कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसमें 77,659 रुपये थी। यानी भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगातार कम रही है। आप देखिए हमारी 68 से 71, 73, 75,000, 78,000 और इस साल फिर कम होने का अनुमान है। 7.77% की इसमें गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। और जबकि भारत की देखिए संपूर्ण भारत की 2019-20 में 94,954 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, जबकि राजस्थान की 78,390 थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी पूरे भारत की तुलना में कमजोर है। इसका मुख्य कारण है राजस्थान का एक बहुत बड़ा भूभाग जो रेगिस्तानी है, उसकी वजह से आप 2019-20 में अनुमान देखें तो राज्य में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट 7.77% की होने की संभावना है, जबकि संपूर्ण भारत में इसकी गिरावट है वो 8.95% रहने की संभावना है। उसके बाद देखते हैं अगर प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो राजस्थान में 2020-21 में जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं 1,09,386 रुपये प्रति व्यक्ति आय होने की संभावना है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर प्रचलित कीमत पर 2020-21 में 1,26,968 रुपये होने की संभावना है। तो राजस्थान में
पिछले वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 7.05% बढ़ी थी, जबकि इस साल ये 5.29% कम होने की संभावना है। ये एक स्थिति बता रही है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय में गिरावट का रुख हो रहा है। अब अगर हम पूंजी निर्माण की बात करें तो कृषि क्षेत्र में देखिए, जो स्थायी पूंजी है उस पर कितना रुपया खर्च किया गया। कृषि क्षेत्र में कुआं बनाने पर खर्च हो सकता है, खेतों की मेड़ बनाने पर खर्च हो सकता है, कृषि में और ट्रैक्टर खरीदने पर खर्च हो सकता है, इक्विपमेंट्स खरीदने पर खर्च हो सकता है। तो देखिए, कृषि में 2015-16 में 7,836 करोड़ रुपए हमारे यहाँ निवेश किए गए, जबकि 2019-20 में ये 12,426 करोड़ रुपए कृषि में स्थायी संपत्ति निर्माण पर खर्च होने की संभावना है। 2019-20 का डाटा है। इसी प्रकार से अगर आप बात करें वन विकास पर 2015-16 में 205 करोड़ रुपए खर्च किए, इस साल 120 करोड़ खर्च किए जाने का है। इसी प्रकार से मछली उत्पादन पर एक करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान 2015-16 में था, वर्तमान में 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। खनन में 2018-19 में 2834 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, जबकि इस साल 2738 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। इसी प्रकार से विनिर्माण की डाटा दे रखी है 15,564 करोड़ और 15,636 करोड़। देश में राज्य में विद्युत, गैस व जलापूर्ति की स्थिति को देखिए, इस पर 2018-19 में 16,947 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान था, और जबकि इस साल 17,851 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। इसी प्रकार से रेलवे में विद्युतीकरण और पटरी बिछाने पर राज्य में पिछले 2018-19 में 1,373 करोड़ खर्च किए गए, जबकि 2019-20 में 1,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी प्रकार टेलीफोन संचार आदि पर भी पिछले 2018-19 में 15,283 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि इस 2019-20 में 124.83 करोड़। तो ये बता रहा है स्थिति क्या है। और प्रशासनिक सेवाओं पर देखिए कितना खर्चा किया जा रहा है। ये देखिए, स्थावर संपत्ति है, स्थावर संपदा में सड़क वगैरह जो निर्माण की जाती है उसको शामिल किया जाता है। तो 2018-19 में इसमें 63,322 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इस साल इसमें 2019-20 में 66,870 करोड़ खर्च किए। लोक प्रशासन में जो सामान्य रूप से सैलरी दी जाती है उस पर लोक प्रशासन का खर्चा होता है। अब अगर हम बात करें मूल्य सांख्यिकी का, तो आप देखिए राजस्थान की मूल्य सांख्यिकी की स्थिति क्या है। हमारे यहाँ 1957 से लगातार नियमित समंकों का संग्रहण किया जाता है। पशु उत्पाद का, भवन निर्माण हेतु भवन की मजदूरों की दरें क्या है, सीमेंट की दरें क्या है, थोक आधार पर मूल्य क्या है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक क्या है, ये सभी 1957 से हमारे यहाँ कलेक्शन किया जाता है। वर्तमान में हमारे जो थोक मूल्य सूचकांक है, ये जीके की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। थोक मूल्य सूचकांक हमारे यहाँ का आधार वर्ष 1999-2000 है, यानी 1999-2000 को 100 मानकर हमने थोक मूल्य सूचकांक देखते हैं। यानी थोक वस्तुओं में कितना मूल्य में परिवर्तन हुआ, इसकी गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। सरकार के द्वारा व्यापार नीति है, राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति, अन्य नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक की बहुत अधिक भूमिका होती है, तथा विभिन्न वित्तीय संस्था है, उद्योग, व्यापार मंडल, ये भी इस थोक मूल्य सूचकांक को प्रयोग में लेते हैं। इसका मतलब है कि राज्य की जो नीति है उस नीति के निर्धारण में थोक मूल्य सूचकांक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो प्राथमिक वस्तु हो, कृषि वस्तु हो, कच्चे माल हो, औद्योगिक उत्पाद हो, खाद्य अखाद्य वस्तु हो, सभी के मूल्य में थोक मूल्य पर कितना परिवर्तन हुआ, इसके आधार पर सरकार जो पॉलिसी मेकिंग करती है वो बात होती है। राजस्थान सरकार जो है थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी करती है, और इसमें क्या करते हैं, 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक को आप समझिए, थोक मूल्य सूचकांक बनाने के लिए 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसमें से 75 तो प्राथमिक वस्तुएं होती है और 69 औद्योगिक संबंधित होती है, 10 ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उपस्नैक समूह की होती है। तो इस प्रकार से
प्राथमिक वस्तुओं के समूह को हम 33.89% भाग देते हैं, विनिर्मित को 49.85% भाग देते हैं, ईंधन शक्ति आदि को 16.25% भाग देकर हमारे यहाँ थोक मूल्य सूचकांक बनाया जाता है। अब देखिए राज्य के थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो 2019 में ये था 310.56, जो 2020 में 330.86 हो गया, यानी लगभग 6.54% कीमतों में वृद्धि हो गई है। और अगर इसको वार्षिक आधार पर देखें तो आप देखेंगे प्राथमिक वस्तु जो थी वो 347.48 से बढ़कर 331.49 हो गई। इसी प्रकार से ईंधन प्रकाश ये जो है उसका अलग अलग का देखिए अलग अलग दे रखा है। कृषि वस्तु देखिए प्राथमिक वस्तु 317 से 331.49 हो गई, कृषि वस्तुएं 314.89 से बढ़कर 328.58 हो गई, खनिज 337.05 से 353.47 हो गया। इसी प्रकार से ईंधन शक्ति प्रकाश जो है 461.22 से बढ़कर 509.26 हो गया। ये अलग अलग चीज़ है, अलग अलग स्थिति है। तो 2019 में अगर हम अखिल भारतीय सूचकांक की बात करें तो अखिल भारतीय सूचकांक जो है 2019 में 121.2% से बढ़कर 121.7 हो गया, यानी 0.41% की वृद्धि हुई है। 2015 से अगर 20 तक वस्तुवार थोक मूल्य सूचकांक देखें तो प्राथमिक वस्तु की स्थिति क्या है, 286.93 है 2015-16 में, जो बढ़कर 331.49 हो गई। ये सभी का आपको डाटा दे रखा है। अब इसमें देखिए अगर समूहवार देखें, उसमें ग्रोथ रेट को अगर हम समूहवार देखें तो प्राथमिक वस्तुओं में 2015 में 5.97% की वृद्धि हुई थी, जो कि 2019 में 6.15% रही और 2020-21 में 4.11% रही। कृषि वस्तु में 2019 में 6.43% की वृद्धि हुई, जबकि 2020 में 4.35% की हुई। खनिज में 7.02% 2019 में हुआ, 4.87% नीचे हुआ। कुल मिला के देखें तो 2019 में समंग 3.43% की दर से कीमतें बढ़ी, जबकि 2020 में 6.54% की दर से कीमतें बढ़ी है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग स्थिति में थोड़ी सी हम बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समय अवधि के दौरान उन चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं का रिटेल मूल्य लिया जाता है जिसे उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। यानी एक उपभोक्ता के रूप में हम क्या क्या वस्तुएं खरीदते हैं उनके आधार पर उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक बनाया जाता है। जैसे उपभोक्ता की आय में कितना परिवर्तन हुआ और उसकी क्रय शक्ति में, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है, आय घटती है तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है घटती है। इस आधार पर सरकार के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको कंज्यूमर प्राइस सीपीआई कहा जाता है, वो भी निकाला जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4 प्रकार से बनाती है सरकार। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई IW इसको बोलते हैं, कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई AL बोलते हैं, ग्रामीण श्रमिकों के लिए सीपीआई RL बोलते हैं और ग्रामीण एवं शहरी के लिए सीपीआई RNW। इस प्रकार से 4 प्रकार के सूचकांक हमारे यहाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। ये श्रम ब्यूरो शिमला चतुर्थ सूचकांक करती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय दिल्ली द्वारा तैयार किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2001। 2001 को 100 माने तो 2020 में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसमें अलग अलग शहरों की स्थिति अलग अलग रही है। देखिए जयपुर केंद्र, अलवर केंद्र, भीलवाड़ा केंद्र, इनमें अलग अलग वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001 को शून्य मानते हुए जारी किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए खाद्य वस्तु 312 यानी 3 गुना के आसपास बढ़ गई है 2020 में जयपुर केंद्र में। ईंधन 2 गुना से अधिक 2.25 गुना बढ़ गया है।
आवास का रेट 4 गुना तक बढ़ गया है, वस्त्र जूते आदि पर 2.5 गुना हो गया है और विविध वस्तुएं इतने बढ़ गई। इसको अलग अलग अजमेर केंद्र, भीलवाड़ा केंद्र इसके हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि अलग अलग शहरों की कीमतें भी अलग अलग होती है, उस हिसाब से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं औद्योगिक श्रमिकों का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसको 2001 को 100 मानकर हमने जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा तैयार किया गया। इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देश भर में औद्योगिक रूप से विकसित 78 चयनित केंद्रों से डाटा लिया जाता है और इस चयनित 78 केंद्र है, उसमें से राज्य के 3 केंद्र हैं, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। तो 2020-21 में अगर हम देखें तो कई चीज़ों में इसमें बहुत अधिक परिवर्तन देखने को लगा है। मुद्रास्फीति की दर जो है वो 4.42% रही है। इसके अलावा देखिए, औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW ये भी शिमला के द्वारा तैयार किया जाता है। ये भी हमने इसमें देखा कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग स्तर है। खाद्य पदार्थ में 312, 323 ये स्थिति है। औद्योगिक श्रमिकों का अगर वर्षवार भी देखें तो हमारे पास उसका भी डाटा अवेलेबल है। ये देखिए, कृषि श्रमिकों का सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का एक डाटा आपको दिया गया है कि किस प्रकार से कीमतों में वृद्धि हो रही है। अगर आप वर्ष के हिसाब से देखें तो 2000 राजस्थान और भारत में देखें, कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिकों का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष 2001 है। उसमें 2015 में सूचकांक 215 था जयपुर में, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, अखिल भारत में 261 था, यानी अखिल भारतीय स्तर से हमारे यहाँ लगभग कम रहा है। 2020 में अखिल भारतीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 331 रहने का अनुमान है, जबकि जयपुर में 325 रहने का अनुमान है। इसके अलावा देखिए, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक जो बनाया जाता है उसमें आधार वर्ष 1986-87 को लिया जाता है। ये आपको जीके की दृष्टि से ध्यान में रखना है कि कृषि श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो 1986-87 को ध्यान में रखकर लिया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर 2019-20 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 955 था, जबकि राजस्थान में 1058 था। यानी अखिल भारतीय स्तर की तुलना में हमारे यहाँ कृषि प्रोडक्ट जो है, कृषि श्रमिकों को ज़्यादा महंगी वस्तुएं लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से 2020-21 में ये 1002 है, जबकि राजस्थान में 1057 होने का अनुमान है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कृषि श्रमिक है उनकी स्थिति भारत में पूरे राजस्थान में भारत के औसत की तुलना में थोड़ी सी कमज़ोर दिखती है। इसके अलावा हम सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि ग्रामीण लोग हैं, शहरी लोग हैं, अगर इनके आधार वर्ष की बात करें तो 2012 को इसमें आधार वर्ष माना गया है, जिसका आपको डाटा दिया गया है। इसमें देखिए 2012 आधार वर्ष लिया गया है। इसमें अखिल भारतीय स्तर पर 2019 में देखिए ग्रामीण क्षेत्र में 144.89 है और शहरी क्षेत्र में 142.82 है, संयुक्त क्षेत्र में 143.93 है। जबकि अब राजस्थान में देखेंगे तो ये कीमतें ज़्यादा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे भारत की औसत की तुलना में जो राजस्थान है इसमें औसत सूचकांक अधिक है, यानी यहाँ कीमतें अधिक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमने थोड़ा सा ये जानने का प्रयास किया है कि भारत की कि हमारे यहाँ पूरे राजस्थान की अर्थव्यवस्था की एक स्थिति किस प्रकार से है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का संभावित स्वरूप है, यानी वृहत आर्थिक प्रवृत्तियाँ किस प्रकार से है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, क्योंकि इसमें नवीनतम डाटा का समावेश है। थैंक यू।